सो माय डियर स्टूडेंट्स, वी आर डूइंग असेसमेंट ऑफ वेरियस एंटिटीज। इसमें हमारा असेसमेंट ऑफ कंपनी अभी स्टार्ट किया है हमने। एंड असेसमेंट ऑफ कंपनीज में देयर आर टू टाइप्स ऑफ सम्स दैट कैन बी आस्क इन एग्जाम। एक टाइप के जो पर्टिकुलर टाइप के सम जो होते हैं वो होते हैं आपके, एक पर्टिकुलर टाइप के सम जो होते हैं वो नॉर्मल कंप्यूटेशन पे आते हैं, जिसका मैंने आपको डेमोन्स्ट्रेशन किया अभी। लास्ट 2-3 क्वेश्चन जो हमने डिस्कस किए वो एक नॉर्मल कंप्यूटेशन के सम आते हैं। लाइक आपको अलाउंस, डिस अलाउंस, पीजीबीपी, कैपिटल गेन, आईएफओएस, इन सारे चैप्टर्स का नॉलेज होना चाहिए। देन यू कैन बी यू कैन इजीली हैंडल दोज क्वेश्चंस। और एक टाइप के क्वेश्चंस आते हैं जहां पे आपको मैट कंप्यूट करना पड़ता है, मैट, मिनिमम ऑल्टरनेटिव टैक्स। और कभी कभी इन दोनों को कंप्यूट करके, कंपेयर करके व्हिचएवर इज हायर एज अ टैक्स लायबिलिटी पे करना पड़ता है। तो जरा समझो कि कंपनी में पहले क्या टाइप का क्वेश्चन आएगा एग्जाम में। क्वेश्चन है तो नॉर्मल असेसमेंट पे आएगा या तो मैट आएगा, और इसके अलावा कुछ मिसलिनियस कॉन्सेप्ट है, जैसे सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड में कुछ प्रोविजंस है कंपनीज के लिए, स्पेशल प्रोविजंस है कंपनीज के लिए, वो सब एग्जाम में यूजुअली टारगेट होता है। तो आपके मॉडल्स में जो दिया हुआ है, आपके स्टडी मैट में जो दिया गया है, मैं आपको उसमें से कुछ पॉइंट्स आज डिस्कस करूंगा आप लोगों के साथ। लेट्स सी बिफोर गोइंग इनटू मैट। तो जहां पे कंपनी असेसमेंट चालू किया 1.1 पे, वहां पे उन्होंने कंपनी का डेफिनेशन दिया कि व्हाट डू यू मीन बाय कंपनी। तो कंपनी दो टाइप की होती है, यू आर ऑलरेडी अवेयर ऑफ दैट, डोमेस्टिक कंपनी और फॉरेन कंपनी। फॉरेन कंपनी का डेफिनेशन नेगेटिव दिया गया, कंपनी विच इज नॉट अ डोमेस्टिक कंपनी इज अ फॉरेन कंपनी। ये देखो, अ फॉरेन कंपनी मीन्स अ कंपनी which is not a domestic company. तो we call this particular definition as a negative definition. ये definition क्या है? Negative definition है, ये positive definition नहीं है। तो obviously we cannot have a definition for domestic company in the similar manner. A domestic company is a company other than foreign company. ऐसे बात नहीं कर सकते हम। A law cannot have two simultaneous negative definition. एक negative definition है तो another definition has to be a positive one. तो ये वाला डेफिनेशन पॉजिटिव है। सर डोमेस्टिक कंपनी मतलब क्या? तो लोगों को लगता है इंडियन कंपनी। या डेफिनेटली डोमेस्टिक कंपनी इंक्लूड्स इंडियन कंपनी। इंडियन कंपनी मींस कंपनी व्हिच इज इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया एंड दोज कंपनी विल ऑलवेज बी रेसिडेंट इन इंडिया। ये हमेशा रेसिडेंट ही होते हैं, ये कभी नॉन रेसिडेंट नहीं बनते। और जो फॉरेन कंपनी है, जो पेपर पे तो फॉरेन पे इनकॉर्पोरेट हुई है, but that company have arrangement to declare dividend in India. ये मेन कंडीशन है, आप ये याद रख लो। अगर कोई फॉरेन कंपनी but that company has created permanent establishment in India, international taxation में जब हम जाएंगे that time you will understand concept of permanent establishment। लेकिन इतना समझो कि इंडिया में फॉरेन कंपनी है, इंडिया में उन्होंने परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट किया है, and from there they have made arrangement to declare dividend in India। अगर उन्होंने ऐसा किया होगा, please mute your mic. Aparna, please mute your mic. Yeah, thank you. Other company which has made, other company means foreign company, foreign company which has made prescribed arrangement for declaration of dividend in India। तो ये foreign company जिसने इंडिया में डिविडेंड डिक्लेरेशन के लिए अरेंजमेंट किया हुआ है, इनको हम इन डोमेस्टिक कंपनी में ही काउंट करते हैं। तो दिस इज हाउ इट वर्क्स। ठीक है सर, ये अदर कंपनी इंडिया में रेसिडेंट कब बनती है? इंडियन कंपनी ऑलवेज रेसिडेंट, फॉरेन कंपनीज इंडिया में रेसिडेंट तभी बनती है व्हेन दे आर हैविंग पोएम इन इंडिया। पोएम का कॉन्सेप्ट हमने थोड़ा पढ़ा हुआ है आप लोगों के बेसिक चैप्टर्स में। एडवांस वाला डिस्कशन इंटरनेशनल टैक्सेशन में हमारे पास है कि पोएम करके सर कुछ है, उसकी बात हम करेंगे। ठीक है, आगे चलते। तो यहाँ पे उन्होंने डिटेल में डिस्कशन किया है डेफिनेशन का, आप लोगों को देखना है। यू कैन सी इंडियन कंपनी मतलब कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया। ये सब रीडेबिलिटी है, एक बार रीड कर लो, बाद में छोड़ दो, इसका कुछ ज्यादा रिलेवेंस नहीं है। गवर्नमेंट कंपनी क्या होता है? जहां पे गवर्नमेंट होल्ड करता है मिनिमम नॉट लेस देन 40% शेयर्स आर हेल्ड बाय द गवर्नमेंट, तो उन कंपनीज को हम गवर्नमेंट कंपनीज बोलते हैं। कंपनी अंडर सेक्शन 8 कंपनी में सर एनजीओ जो होती है, एनपीओ जो होती है, नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशंस, वो सब कंपनीज के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है। लिस्टेड कंपनी मतलब जिसके शेयर्स लिस्टेड होते हैं ऑन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, जाने दो। तो यहां तक तो उन्होंने खाली कंपनीज का डेफिनेशंस वगैरह डिस्कस किया है, एक बार रीडिंग कर लो, वो भी करना है तो कर लो, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट था ये पहला वाला चार्ट है, वो मैंने बता दिया। रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ द कंपनी वी विल डिस्कस इन इंटरनेशनल टैक्सेशन।
सर इसके बाद आपको क्या पढ़ना है, तो इसके बाद आपको पढ़ना है कि कंपनीज के टैक्स रेट्स क्या होते हैं, व्हाट आर द टैक्स रेट्स। तो अगर कंपनी ने शेयर मार्केट में से, मतलब जिसको हम बोलते हैं एसटीटी पेड वाला, एसटीटी पेड वाला कैपिटल गेन अगर कंपनी ने कमाया, तो कंपनी का जो टैक्स का रेट होता है वो 15% होता है। और कंपनी ने अगर शेयर मार्केट में से एसटीटी पेड अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कमाया, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन फ्रॉम शेयर मार्केट जिसके ऊपर एसटीटी पेड है, तो उसके ऊपर 10% लगता है। लेकिन ये 10% जो होता है वो एक्सीडिंग ₹1,00,000, 1,00,000 रुपए के बाद ये टैक्सेबल होता है। ये आप लोगों ने पढ़ के रखा हुआ है। अदर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, अगर कंपनी ने लैंड सेल किया, गोल्ड सेल किया, ऐसा कुछ अगर कंपनी ने सेल किया, तो उसके ऊपर कैपिटल गेन लगेगा अंडर सेक्शन 112 20%। ये तो नॉर्मल कैपिटल गेन के रेट हो गए, ये तो पहले भी आपने पढ़ के रखे। अगर कंपनी के लाइफ में कोई विनिंग फ्रॉम लॉटरी, क्रॉसवर्ड पजल, ऐसा कुछ आता है, आपको पता है कैजुअल विनिंग्स हम इनको बोलते हैं, उसका रेट जो है वो 30% है। ये कौन से सेक्शन में होता है सर? 115BB। बोलना क्या चाहता हूं मैं, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से टू यू गाइस, कि अगर कंपनी का कोई स्पेशल इनकम होगा, यहां से यहां तक उन्होंने स्पेशल इनकम की इलस्ट्रेशन दिए हैं, तो स्पेशल इनकम के जो इनकम टैक्स लॉ में स्पेशल रेट्स है वही एप्लीकेबल होंगे, ऑर्डिनरी रेट्स एप्लीकेबल नहीं होगी। हम लोग ने बेसिक चैप्टर्स में पढ़ के रखा हुआ है। अदर इनकम, अगर कंपनी का कोई अदर इनकम मतलब नॉर्मल इनकम अगर होता है, तो सर टैक्स का रेट कैसे होगा? तो टैक्स का रेट ऐसे होगा, जहां पे कंपनी का टर्नओवर इन फाइनेंशियल ईयर 18-19 डज नॉट एक्सीड 400 करोड़। 400 करोड़ अगर आपका टर्नओवर अगर क्रॉस नहीं करता है, ठीक है ना, इन 18-19 करंट ईयर में नहीं, हम टैक्स रेट कौन से फाइनेंशियल ईयर के लिए देख रहे हैं? वी आर लुकिंग फॉर प्रीवियस ईयर 2021 का प्रीवियस ईयर। तो प्रीवियस ईयर 2021 का टर्नओवर नहीं देखना है, 1920 का टर्नओवर नहीं देखना है, क्योंकि 2021 तो अभी चालू है, ऐसे आपको अज्यूम करना है। 1 अप्रैल को आपको करंट ईयर का रेट पता होना चाहिए। 1920 के बुक्स अभी क्लोज हुए नहीं है, तो आपको देखना है 18-19 का, जिसका बुक्स क्लोज हो गया, ऑडिट हो चुका है, आपके पास वो डेटा रेडी है। देयरफॉर वी हैव गिवन रेफरेंस टू 2 years बैक टर्नओवर, कि बाबा टर्नओवर अगर 400 करोड़ तक है तो कंपनीज को कंसेशन दिया गया 25% का। और अगर ये टर्नओवर का डेटा एग्जाम में नहीं मेंशन किया या मेंशन करके बोला है कि इट वाज मोर देन 400 करोड़, तो जनरल रेट ऑफ टैक्स फॉर डोमेस्टिक कंपनीज 30%, सिमिलरली अ जनरल रेट फॉर फॉरेन कंपनीज 40%। ये वाला रेट अभी एप्लीकेबल है नहीं, ये पुराने रेट्स थे, ये जाने दो। कभी एक फॉरेन कंपनी 50% पे भी टैक्स हुआ करती थी रॉयल्टी के केस में, वो जाने दो। अभी अपना जो जनरल रेट है वो है 40%। सर कंपनी के सरचार्ज रेट कैसे होते हैं? तो अप टू 1 करोड़ नील, इंडियन कंपनी हो फॉरेन कंपनी हो, 1 करोड़ टू 10 करोड़ सरचार्ज का रेट होता है 7% फॉर डोमेस्टिक कंपनी, 2% फॉर फॉरेन कंपनी। एंड अबाउट 10 करोड़ अगर कंपनी का इनकम होगा तो 12% फॉर डोमेस्टिक कंपनी एंड 5% फॉर फॉरेन कंपनी। इसका भी लॉजिक मैंने आपको बता दिया कि फॉरेन कंपनी का जो टैक्स रेट होता है वो ज्यादा होता है, इसलिए उसके सरचार्ज के रेट जो है वो कम होते हैं। सर कुछ भी कर लो, फाइनली आपको जो टैक्स लाइबिलिटी आएगी उसके ऊपर आपको 4% का हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगाना है। और मार्जिनल रिलीफ का कॉन्सेप्ट कंपनीज को भी एप्लीकेबल होता है, अगर उनका इनकम मार्जिनली बढ़ा है लेकिन सरचार्ज की वजह से टैक्स अमाउंट सब्सटेंशियली अगर बढ़ा है, तो कॉन्सेप्ट ऑफ मार्जिनल रिलीफ इज ऑल्सो एप्लीकेबल। सर फिर मैंने आपको बोला कि एक पुराना सेक्शन था 115BA, एज ऑन 1 मार्च 2016 ये इंट्रोड्यूस किया था। इसके कुछ कंडीशन है, ये मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के लिए था, ये 25% का रेट देता था प्लस एप्लीकेबल सरचार्ज प्लस सेस। ये सेक्शन अभी उतना रिलेवेंट नहीं है जितने रिलेवेंट अभी ये नए आए हुए सेक्शन है। ये देखो ये वाले सेक्शन बहुत ज्यादा रिलेवेंट है, ये मैंने आपको बढ़ा के रखे हैं। सर टैक्स ऑन सर्टेन डोमेस्टिक कंपनीज 115BAA, क्या आप मुझे बता सकते हो बिना देखे कि 115BAA में क्या टैक्स का रेट मैंने आपको पढ़ाया हुआ है लास्ट लेक्चर में? 115BAA व्हाट वाज द टैक्स का रेट? एवरीवन प्लीज रिप्लाई। वेरी गुड होम, 25.168। ये कैसे हुआ है सर? 22% तो टैक्स का रेट है, प्लस 10% तो सरचार्ज है, और प्लस 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस है, ठीक है ना सर? इतना करने के बाद जो आपका इफेक्टिव रेट ऑफ टैक्स आता है वो होता है 25.168%, क्योंकि ये कंसेशनल है।
कंसेशनल रेट ऑफ टैक्स है, इसको हम कंसेशनल इसलिए बोलते हैं क्योंकि ऑर्डिनरी रेट ऑफ टैक्स से ही कम ही है बहुत ज्यादा, क्योंकि यहाँ पे सरचार्ज एक तो फिक्स है 10% का, आपका लेवल ऑफ इनकम से कोई लेना देना नहीं है, 10% फिक्स है। आपका कितना भी इनकम होने दो, 10 लाख, 1 करोड़, 50 करोड़, 100 करोड़, 1000 करोड़, जितना भी आपका इनकम होने दो, आपका टैक्स का रेट यहीं पे रहेगा, फिक्स हो जाता है इतना टैक्स का रेट। तो दिस इज एप्लीकेबल टू ऑल डोमेस्टिक कंपनी, सबके लिए ऑप्शन अवेलेबल है। तो देखो मैंने आपको बोला था कि आपको कुछ रीड आउट करना पड़ेगा ये प्रोविजंस, एंड आई एम 100% श्योर कि आप लोगों ने रीड नहीं किया होगा। दैट इज वेरी ऑर्डिनरी थिंग फॉर योर बैच नाउ कि आप लोग रीड नहीं करते, तो मैं रीड कर लेता हूं आप लोगों के लिए। द टोटल इनकम ऑफ द कंपनी शैल बी कंप्यूटेड। सर कौन से सेक्शंस मुझे ड्रॉप करने पड़ेंगे? विदाउट गिविंग डिडक्शन अंडर सेक्शन 10AA। इफ यू रिमेंबर 10AA हमने उसकी बात कर ली थी, इसको हम सेज यूनिट बोलते हैं ना, सेज यूनिट का इसमें प्रॉफिट कंप्यूट होता है। फर्स्ट 5 ईयर 100% डिडक्शन, नेक्स्ट 5 ईयर 50% डिडक्शन, and last 5 years 50% deduction of a profit or amount transferred to sage reinvestment reserve account whichever is lower। मतलब 15 साल का एक उनको एक प्रॉफिट का बेनिफिट मिलता है, वो सर आपको ड्रॉप करना पड़ेगा, वो आपको स्पेशल डिडक्शन नहीं मिलेगा इनकम टैक्स का, तो आपको ऑल्टरनेटिव रेट ऑफ टैक्स मिलेगा। अगर आप स्पेशल डिडक्शन लेना चाहते हो तो आप नॉर्मल रेट्स ऑफ टैक्स में जाओ, आप ऑल्टरनेटिव रेट ऑफ टैक्स में नहीं आ सकते। उसके अलावा उन्होंने बोला सेक्शन 32 सबसेक्शन 1 क्लॉज 2A का बेनिफिट आप नहीं ले सकते। सर इस सेक्शन में क्या है? सेक्शन 32 सबसेक्शन 1 क्लॉज 2A में एडिशनल डिप्रिसिएशन है, एडिशनल डिप्रिसिएशन आपको नहीं मिलेगा। ऑर्डिनरी डिप्रिसिएशन तो भैया आपको मिलना ही है क्योंकि वो तो सबको मिलता है। सेक्शन 32 AD करके एक सेक्शन हुआ करता था इन्वेस्टमेंट अलाउंस, वो अभी है नहीं तो उसकी बात नहीं करेंगे। सेक्शन 33 AB और ABA, ये टी कॉफी रबर का जो रिजर्व होता है उसकी बात कर रहा है यहाँ पे। साइट रिस्टोरेशन फंड जो हम नाबार्ड और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जो पैसे डिपॉजिट करते हैं फॉर फ्यूचर एक्सपेंडिचर, वो एक स्पेशल डिडक्शन है, वो आपको पीजीबीपी से नहीं मिलेगा। सेक्शन 35 के आपको डिडक्शंस नहीं मिलेंगे जो साइंटिफिक रिसर्च की बात करता है। साइंटिफिक रिसर्च के डोनेशंस के कॉन्ट्रीब्यूशंस को आपको जो डिडक्शंस मिलते हैं 100%, वो डिडक्शन आपको नहीं मिलेंगे साइंटिफिक रिसर्च का। 35 AD जो स्पेसिफाइड बिजनेस है, जहां पे आपने 14 स्पेसिफाइड बिजनेस की बात करके रखी है हमने, कोल्ड चेन फैसिलिटी, एग्रीकल्चर वेयर हाउसिंग, क्रॉस कंट्री पाइपलाइन, हॉस्पिटल्स विद मिनिमम 100 बेड, फिर होटल्स विद मिनिमम 2 स्टार फैसिलिटी, स्लम रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट, अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फर्टिलाइजर और प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर, प्रोडक्शन ऑफ हनी बी वैक्स, वो सारे जो बिजनेसेस की हमने बात की थी 35 AD, जहां पे 100% ऑफ द कैपिटल एक्सपेंडिचर का वन शॉट डिडक्शन मिलता है, तो सर वो डिडक्शंस आप लोगों को नहीं मिलेगा। 35 CCC जो सेक्शन है एंड 35 CCD जो सेक्शन है, वो बात करता है एग्रीकल्चर एक्सटेंशन प्रोजेक्ट एंड स्किल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, इनका भी आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा। यहाँ पे भी 100% डिडक्शन मिलता है यूजुअली, कैपिटल एक्सपेंडिचर हो या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो। और एनी अदर डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A, चैप्टर 6A मतलब आप समझते ही हो 80C से 80U तक सारे डिडक्शंस नहीं मिलेंगे, ऐसा नहीं है। वो लोग बात कर रहे हैं हेडिंग सी की, वैसे भी कंपनी को 80C 80D कंपनीज को मिलता ही नहीं है। वो लोग बात कर रहे हैं 80IA 80IB 80IBA 80IAC, जो प्रॉफिट लिंक डिडक्शन है चैप्टर 6A में, उनका डिडक्शन नहीं मिलेगा। लेकिन वहां पे भी उन्होंने 2 एक्सेप्शन डाल दिए कि सर अदर देन बोल दिया, मतलब इन 2 सेक्शंस का डिडक्शन मिलेगा। 80JJAA जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की बात करता है और आपको 30% का डिडक्शन देता है, और 80M जो होता है वो आप लोगों को इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में मैंने पढ़ाया है, जहां पे मैंने आपसे बात की है कि सर अगर आपने डिविडेंड लिया और डिविडेंड दिया तो आपको विचएवर इज लोअर का डिडक्शन मिलता है, इंटर कॉर्पोरेट डिविडेंड का। तो ये डिविडेंड का जो डिडक्शन है, ये 2 डिडक्शंस आपको देने ही पड़ेंगे। ये 2 डिडक्शंस के अलावा बाकी कोई डिडक्शंस आपको नहीं मिलेंगे फ्रॉम चैप्टर 6A। सर एक कॉन्सेप्ट है हमारा इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर। इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर मतलब इंडिया में हमने ऐसे कुछ डिविजन्स बना के रखे हैं, जहां पे अगर आप फॉरेन से इन्वेस्ट करते हो फॉरेन करेंसी में, तो इंडिया के बहुत सारे लॉज में से आपको रिलैक्सेशन दिया गया है। जैसे आप लोगों को सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स नहीं भरना पड़ता, क्योंकि आप फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हो, नॉन रेसिडेंट इन्वेस्टर्स हो, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल बॉडीज हो, फॉरेन म्यूचुअल फंड्स हो, और आप इंडिया में इन्वेस्ट करते हो, तो वी वेलकम द इन्वेस्टमेंट फ्रॉम फॉरेनर्स बाय टेलिंग देम इफ यू इन्वेस्ट इन इंडिया थ्रू IFSC रूट। ये IFSC रूट करके एक नया रूट बना दिया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर।
यहाँ पे अगर आपने किसी म्यूचुअल फंड में या किसी कंपनी में नोटिफाइड फंड्स में अगर आपने इन्वेस्ट किया, आप फॉरेनर्स हो और आपने इन्वेस्ट किया हुआ है, तो आपको इंडिया के बहुत सारे लॉज में से रिलैक्सेशन मिलता है। एंड वन ऑफ द लॉस इज देयर इज अ डिडक्शन ऑफ ATLA। ओके, ATLA करके एक सेक्शन है जो IFSC यूनिट्स को स्पेसिफिकली मिलता है, वो डिडक्शन भी आपको दे देंगे। तो मोटा मोटी अगर मैं बात करूं तो 3 डिडक्शंस मिलेंगे आपको, प्रॉफिट लिंक डिडक्शंस। कौन से 3 मिलेंगे सर? सर आपको ATJJAA मिलेगा, ATM मिलेगा और ATLA मिलेगा। इसके अलावा आपको बाकी कोई डिडक्शंस नहीं मिलेंगे, ऐसे आप याद रख सकते हो। अगर आप कहां पे चले जाते हो, अगर आप चले जाते हो 115BAA के ऑल्टरनेटिव रेजिम ऑफ टैक्सेशन में, सर यहाँ पे आपको सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड भी नहीं मिलेगा फ्रॉम एनी अर्लियर ईयर लॉसेस इफ लॉस इज एट्रीब्यूटेबल टू एनी ऑफ द डिडक्शन रेफर्ड अबव। ऐसा नहीं कि उन्होंने सारे लॉसेस को मेरा गिव अप कर दिया, नहीं 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 नहीं। ये जो लॉसेस की यहाँ पे बात हो रही है कि आपको कोई सेट ऑफ नहीं मिलेगा, विदाउट सेट ऑफ, ये बात हो रही है कि एट्रीब्यूटेबल टू एनी ऑफ द अबव। अबव मतलब इन सेक्शंस का अगर लॉस होगा, ये जो ऊपर मेंशन किए गए उन सेक्शंस का अगर लॉस होगा, जैसे एडिशनल डेप्रिसिएशन आपको मिलता है लेस देन 180 डेज के लिए हाफ, मतलब एडिशनल डेप्रिसिएशन का रेट तो 20% है, लेकिन लेस देन 180 अगर आप लेस देन 180 वाला अगर करोगे आप, तो आपको 20% का 10% मिलता है और 10% नेक्स्ट ईयर में मिलता है। तो नेक्स्ट ईयर में जो मिलने वाला था वो आपको अभी नहीं मिलेगा। अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन, अनएब्सॉर्ब एडिशनल डेप्रिसिएशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा, और इन सेक्शंस की वजह से अगर कोई लॉस आपके पास आ रहा है तो उसका भी आपको सेट ऑफ नहीं मिलेगा। डेप्रिसिएशन अदर देन 32(1) क्लॉज 2A, मतलब एडिशनल डेप्रिसिएशन इज डिटरमाइन इन द मैनर प्रिस्क्राइब। तो नॉर्मल डेप्रिसिएशन का आपको डिडक्शन मिल जाएगा, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। टैक्स का उन्होंने बोल दिया 22% प्लस मैंडेटरी सरचार्ज 10% प्लस 4% का सेस ये लगेगा, और इफेक्टिव रेट ऑफ टैक्स आप लोगों ने निकाल के रखा है। इनकम टैक्सेबल एट स्पेशल रेट शैल बी टैक्सेबल एट स्पेशल रेट ऑफ टैक्स ऑन दैट इनकम। तो इन्होंने बोला कि स्पेशल रेट अगर होगा तो स्पेशल रेट लगेगा, ये ऊपर ही हमने बात की थी। लॉस रेफर्ड इन द कंडीशन शैल बी डीम्ड टू हैव बीन ऑलरेडी गिवन फुल इफेक्ट, मतलब हम मान लेते हैं कि वो लॉस जो आपका ओपनिंग लॉसेस था, जो सेक्शंस की हमने बात की, उसका मान लेंगे कि आपको पूरा इफेक्ट मिल गया है। आगे जाके 2 साल के बाद अगर आप इस सेक्शंस में से विड्रॉ भी करते हो, एग्जिट भी लेते हो, तभी भी आप लोगों को लॉस का कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, ओपनिंग लॉसेस का कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, क्योंकि हम मान लेते हैं कि आपने कंसेशनल में अगर आप आए हो तो आपको इफेक्ट दे दिया है और लॉसेस को हम परमानेंटली इग्नोर कर देते हैं। नो फर्दर डिडक्शन ऑफ सच लॉसेस विल बी अलाउड इन एनी सब्सिक्वेंट ईयर इवन इफ यू विड्रॉ योरसेल्फ फ्रॉम 115BAA। ये जो स्कीम की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, दिस स्कीम इज ऑप्शनल। ये ऑप्शनल स्कीम है क्योंकि ये ऑल्टरनेटिव स्कीम है, बेनिफिशियल स्कीम है, ऑप्शनल है, तो आपको ऑप्ट करनी पड़ेगी। ऑप्ट करोगे तो मिलेगी, ऑप्ट नहीं करोगे तो आप नॉर्मल में ही रहोगे। द ऑप्शन इज एक्सरसाइज बाय द पर्सन इन अ प्रिस्क्राइब मैनर। एक फॉर्म उनको भरना पड़ेगा ऑन और बिफोर ड्यू डेट अंडर सेक्शन 139(1). 139(1) हमारा हो चुका, आपको पता है कंपनीज के लिए जो ड्यू डेट है आज की तारीख में वो 31 अक्टूबर है, और अक्टूबर के अलावा अगर कंपनी अगर इंटरनेशनल टैक्सेशन में एंगेज है तो उसका ड्यू डेट है वो 30 नवंबर हो जाता है। उसके पहले उनको ये ऑप्ट करना पड़ेगा फॉर फर्निशिंग द फर्स्ट रिटर्न ऑफ इनकम which the person is required to furnish under the provisions of the act. Further, once the option has been exercised for any previous year, it cannot be subsequently withdrawn for the same or any other previous year. तो उन्होंने क्या बोला कि एक बार आपने ऑप्शन ले लिया तो आपको फिर से विड्रॉ करने नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आपने कोई भी कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं किया, where a person fails to satisfy condition in any previous year, the option shall become invalid. तो आपको इस स्कीम में से निकाल दिया जाएगा, बाय डिफॉल्ट आपको निकाल दिया जाएगा in respect of the assessment year relevant to that previous year, and not only that particular previous year. आपने अगर एक ईयर में कंडीशन ब्रेक कर दी, जैसे बोला है कि एडिशनल डेप्रिसिएशन क्लेम नहीं करना है, लेकिन आप लोगों ने एडिशनल डेप्रिसिएशन क्लेम कर लिया, तो सर आपको उस ऑप्शन में से बाहर निकाल दिया जाएगा। नॉट ओनली फॉर दैट ईयर बट सब्सिक्वेंट असेसमेंट ईयर्स एंड द अदर प्रोविजंस ऑफ द एक्ट शैल अप्लाई। अदर मतलब नॉर्मल प्रोविजंस लगेंगे आपको, as if the option had never been exercised। तो ये ऑप्शन आपने कभी लिया ही नहीं था, ऐसे मान के आपको बाकी सारे प्रोविजंस जो होंगे लॉ के वो एप्लीकेबल हो जाएगी। Where a person has exercised the option under 115BAA, the provisions of 115JB जो मैट की प्रोविजन है वो एप्लीकेबल ही नहीं होती। इसका लॉजिक मैंने अभी तक आपको नहीं बताया, क्योंकि वो मैट में बताऊंगा कि मैट की प्रोविजंस क्यों एप्लीकेबल नहीं होती। क्योंकि मैट की प्रोविजंस यूजुअली, अगर यहाँ पे भी मुझे अगर बताना है
तो मैट की प्रोविजंस उन कंपनीज के लिए लाई गई थी जो कंपनी स्पेशल डिडक्शंस क्लेम करती है। क्योंकि अगर आप इस ऑप्शन में अगर आते हो, इसको अगर मैं सर्कल करता हूं और इसको मैं लिंक करता हूं क्लॉज नंबर ए से, अगर आप इस ऑप्शंस में आते हो तो आप ये स्पेशल डिडक्शंस लेते ही नहीं हो, और क्योंकि आप ये स्पेशल डिडक्शंस लेते ही नहीं हो तो मैट आपको लगा के कोई मतलब ही नहीं, देयर इज नो एडवांटेज टू द कंपनी। और क्योंकि मैट का रेट जो है वो 15% है, ठीक है ना, जबकि आपका रेट जो है वो 25% आता है यहाँ पे, और मैट और नॉर्मल रेट विचेवर इज हायर हमेशा पे किया जाता है। हायर में हमेशा 115 जेबी ही आएगा, इसलिए उन्होंने बोला कि सर आपको जो है वो मैट का प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होगा, ऐसा कुछ इसका लॉजिक है। जब तक आपको मैट नहीं समझेगा तब तक ये पॉइंट शायद फुल्ली नहीं समझे, लेकिन मुझे अलाउ करो, मैट पढ़ाने तक का वेट करो आप लोग। इन केस अ पर्सन वेयर द ऑप्शन इज एक्सरसाइज बाय इट, provision of 115 BAB has been rendered invalid due to violation of the condition contained in that section, such person may exercise the option under this section। क्या बोलता है ये सर, ये लास्ट वाला पॉइंट क्या है। अब नेक्स्ट सेक्शन है 115 BAB। 115 BAB का रेट मुझे बता दो तो मैं आगे की बात बता पाऊंगा आप लोगों को। 115 BAB में क्या रेट है आपका, नया सेक्शन 115 BAB का रेट कितना है। वेरी गुड सोमनाथ, बाकी लोग भी जरा एफर्ट्स लो, रिप्लाई करो। वेरी गुड ओम। वेरी गुड अक्षता। तो यहां पे जो रेट है ना सर, ये रेट है 15% प्लस 10% मैंडेटरी सरचार्ज प्लस 4% सेस, इफेक्टिव रेट ऑफ टैक्स यहाँ पे हो जाता है 17.16%। वो बोलने के लिए 15% है बट एक्चुअल रेट तो 17.16% है। तो एग्जाम में भी आपको यही याद रखना है, लेकिन ऑब्वियसली उसका बाइफरकेशन भी आप लोगों को पता होना चाहिए। तो उन्होंने क्या बोला है यहाँ पे ना, ये वाला लास्ट वाला पॉइंट मुझे एक्सप्लेन करना है कि अगर आपने 115 BAB का कोई कंडीशंस अगर आपने तोड़ा तो यू विल बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम द ऑप्शन ऑफ 115 BAB। तो आप कहां जा सकते हो, तो उन्होंने बोला कि सर जो BAB से बाहर निकला है ना वो BAA में आ सकता है, 115 BAA में आ सकता है, ऐसा ये लास्ट पॉइंट में लिखा है। क्योंकि यहाँ पे जो रेट है वो रेट है 25% का ना, यहाँ पे जो रेट है वो 25.168% का है। मतलब अगर आप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हो तो आपको बैब का रेट एप्लीकेबल होता है, और अगर आप मैन्युफैक्चरिंग स्टॉप कर देते हो या कोई कंडीशन है जिसका वायलेशन करते हो तो आपको बैब का बेनिफिट नहीं मिलेगा, तो BAA का बेनिफिट मिल जाएगा। क्योंकि BAA का बेनिफिट उन सारी कंपनीज को मिलता है जो ऑर्डिनरी कंपनीज होती है, उसके ऊपर कोई स्पेसिफिक कंडीशन नहीं है कि आपको मैन्युफैक्चरिंग होना है, नया कंपनी होना है, ऐसा कोई कंडीशन नहीं है। बैब जो मिलता है दैट इज ओनली एंड ओनली एप्लीकेबल फॉर न्यू मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज। तो ये पढ़ लेते एक बार, बैब भी एक बार देख लेते आज। तो एप्लीकेबल टू डोमेस्टिक कंपनी, उसमें कंडीशंस क्या क्या है। अ कंपनी हैज बीन सेट अप एंड रजिस्टर्ड ऑन और आफ्टर 1 अक्टूबर 2019, 1 अक्टूबर 2019 के बाद ये आई है, एंड हैज कमेंस्ड अ मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन और आर्टिकल ऑफ थिंग बिफोर 31 मार्च 2023। तो इन्होंने मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर देना है बिफोर 31 मार्च 2023। द बिजनेस इज नॉट फॉर्म बाय स्प्लिटिंग अप, आपने अमालगमेशन नहीं किया है, मर्जर नहीं किया है, डीमर्जर नहीं किया है, आपकी जेन्युइनली न्यू कंपनी है, तो यहाँ पे वो बोला गया है। हाँ, लेकिन अगर कोई डिजास्टर वगैरह हुआ था, और डिजास्टर में अभी जैसे फ्लड आया था महाराष्ट्र में बहुत सारे रीजन्स में, और डिजास्टर में आपने अगर अपनी कंपनी बंद की थी तो रिवाइवल के लिए उन्होंने एक एक्सेप्शन दिया हुआ है, वो इतना आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, नॉर्मल है। सर अगर आपने अपनी कंपनी रिवाइव की, अगर विद इन 3 इयर्स कंपनी बंद हुई थी आपकी फ्लड की वजह से, आपने अगर रिवाइव की विद इन 3 इयर्स, तो हम आपको मान लेंगे कि आपकी कंपनी नई कंपनी है, ऐसा उन्होंने यहाँ पे बोला हुआ है। आगे चलता हूं। A company does not use any building previously used for hotel, convention center, as the case may be, in respect of deduction under section 80 ID has been claimed or allowed। कोई आपको पुरानी बिल्डिंग नहीं यूज करनी जिस बिल्डिंग के लिए अगर आपने 80 ID में डिडक्शन लिया, 80 ID तो ऐसे भी अभी डिलीट हो चुका है। कंपनी नॉट एंगेज इन एनी बिजनेस अदर देन, कंपनी को और कोई बिजनेस नहीं करना चाहिए अदर देन बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चर और प्रोडक्शन ऑफ एनी आर्टिकल और थिंग। आपको कहीं खाली यही बिजनेस करना है, आपको खाली मैन्युफैक्चरिंग करना है, ऐसे नहीं कि आपने 4 बिजनेसेस चालू कर दिए। इट इंक्लूड जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो इलेक्ट्रिसिटी भी यहाँ पे कवर होता है, तो पावर जनरेशन कंपनीज को भी यहाँ पे बेनिफिट उन्होंने दिया हुआ है। एंड रिसर्च इन रिलेशन टू और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सच आर्टिकल और थिंग
मैन्युफैक्चर्ड और प्रोड्यूस, चलो ठीक है, तो ये बात आप कर सकते हो। एक्सेप्शन क्या डाला दिया उन्होंने यहाँ पे, अ बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चर और प्रोडक्शन ऑफ एनी आर्टिकल शैल नॉट इंक्लूड बिजनेस ऑफ, तो उन्होंने नेगेटिव डेफिनेशन डाल दिया कि किस चीज को हम मैन्युफैक्चरिंग नहीं बोलेंगे, जिनको नहीं बोलेंगे वो लोग डिस्क्वालिफाइड हो जाएंगे, ठीक है ना। तो उन्होंने बोला डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इन एनी फॉर्म इन एनी मीडिया, ये सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री है ना वो हमेशा ना गेम प्ले करती है गवर्नमेंट के साथ। अगर सर्विस इंडस्ट्री में कुछ इनकम टैक्स ने बेनिफिट निकाला तो वो बोलते हैं कि हम लोग सर्विस प्रोवाइडर है क्योंकि हम सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं। और अगर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में अगर कोई बेनिफिशियल प्रोविजन होगा तो बोलते नहीं नहीं नहीं, हम सॉफ्टवेयर को मैन्युफैक्चर करके डिवाइस पे लोड करके आपको देते हैं, तो हम लोग गुड्स मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में, तो दे यूज्ड टू प्ले विद अस ऑल द टाइम। तो हमने बोल दिया कि नहीं नहीं, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री इज अ सर्विस प्रोवाइडिंग इंडस्ट्री और इसको यहाँ पे हमको कंसिडर नहीं करना है। सॉफ्टवेयर मैन्युफैक्चरर और सॉफ्टवेयर जैसे इन्फोसिस है, विप्रो है, टीसीएस है, इन कंपनीज को 115, उन जैसी कंपनीज को 115 बीएबी का बेनिफिट नहीं मिलेगा। माइनिंग इज नॉट अ मैन्युफैक्चरिंग, तो उसको भी बेनिफिट नहीं मिलेगा। कन्वर्जन ऑफ मार्बर ब्लॉक्स इनटू स्मॉलर इनटू स्लैब, मतलब आप क्या करते हैं, इनटू सिमिलर आइटम्स इनटू स्लैब, तो बड़ी बड़ी मार्बल्स को आप कट कर करके छोटे छोटे पीस बनाते हो उसको सेल करने के लिए, ये मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, तो इसको भी हम उन्होंने बोल दिया कि आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। बॉटलिंग द गैस इनटू सिलेंडर, सिलेंडर भरना, अभी ऑक्सीजन सिलेंडर्स वगैरह के अभी कोविड में आपने देखा होगा अगर न्यूज वगैरह पे, तो खाली ऑक्सीजन को सिलेंडर में भरा जाता है, उस प्लांट को भी उन्होंने यहाँ पे कवर नहीं किया। प्रिंटिंग ऑफ बुक्स और प्रोडक्शन ऑफ सिनेमेटोग्राफ फिल्म, तो मूवी प्रोडक्शन और प्रिंटिंग ऑफ बुक्स इनको भी उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग में से हटा दिया है। एंड एनी अदर बिजनेस एज में बी नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, तो ये इनएलिजिबल बिजनेस है, इनको 115 बीएबी का बेनिफिट नहीं मिलेगा। बी डबल ए का बेनिफिट डेफिनेटली मिल सकता है क्योंकि वहां पे कुछ ऐसा कंडीशन नहीं था। द टोटल इनकम हैज बीन कंप्यूटेड, ये वही सारे डिडक्शन है जिनको आपको गिव अप करना है। कौन से मैंने बोले थे, 10 AA एडिशनल डेप्रिसिएशन, 32 AD, 33 AB, 33 ABA, 35 साइंटिफिक रिसर्च के सारे, 35 AD, 35 CCC, 35 CCD, एनी डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 से हेडिंग सी अदर देन 80 JJAA एंड 80 M, तो इतने छोड़ के बाकी आपको कोई डिडक्शंस नहीं लेने हैं। विदाउट सेट ऑफ ऑफ एनी लॉसेस ड्यू टू दिस, इसके वजह से अगर कोई लॉस आपके पास बचा हुआ रहेगा तो यू हैव टू गिव अप दैट पर्टिकुलर लॉसेस। सर नॉर्मल डेप्रिसिएशन आपको मिल जाएगा, ये तो ऊपर भी लिखा था। अगर आपके पास कोई स्पेशल इनकम होगा तो स्पेशल रेट पे टैक्स होगा, ये ऊपर वाली बात की थी हमने। टोटल इनकम ऑफ द पर्सन इंक्लूड्स एनी इनकम विच इज नाइदर बीन डिराइव्ड नॉर बीन इंसिडेंटल टू मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोडक्शन, अगर आपका मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन से लेना देना नहीं है, आपने इनकम फ्रॉम इंटरेस्ट तो नहीं, फिक्स डिपॉजिट कमाया हुआ है, अगर आपने रेंट कमाया हुआ है, अगर आपने कोई ऐसा इंसिडेंटल इनकम कमाया है, तो आप लोगों को यहाँ पे क्या होगा, in respect of which no specific rate has been provided separately under this chapter shall be taxable at the rate of 22%। तो अदर इनकम जो होगा वो आपका 15% पे थोड़ी ना क्या टैक्स होगा, अदर इनकम आपका 22% प्लस 10% का सरचार्ज प्लस 4% का सेस, इस रेट पे टैक्स होगा। ये बात यहाँ पे उन्होंने की, मैंने भी टेबल में ये बात आपको कंपेयर करके बताई थी कल। द इनकम टैक्स पेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ इनकम बिंग शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन from transfer of capital asset on which no depreciation is allowable and shall be computed at 22%। बाकी कोई कैपिटल गेन हो, कुछ भी होने दो, आपका रेट अदर इनकम का रेट जो है वो 22% ही रहेगा। Where a person fails to satisfy the condition in any previous year, the option shall become invalid। इसने कोई भी conditions अगर satisfy नहीं की तो option shall become invalid not only for that particular previous year but all the subsequent years और नॉर्मल प्रोविजंस ऑफ द एक्ट विल बी एप्लीकेबल। लेकिन अगर आपको 115 BAB में से अगर निकाल दिया गया है बाहर, तो आप स्टिल 115 BAA में जा सकते हो अगर वहां के कंडीशन सेटिस्फाई होते हैं तो। लॉस को फुल इफेक्ट दिया गया ऐसा मानना है, ये ऊपर का ही था। ये ऑप्शन आपको एक्सरसाइज करना पड़ेगा इन द फर्स्ट रिटर्न। आप जो फर्स्ट रिटर्न भरोगे, आपका जो फर्स्ट रिटर्न जाएगा कंपनी का इनकॉर्पोरेट होने के बाद, उस रिटर्न में आपको ये ऑप्शन एक्सरसाइज करना पड़ेगा। एक बार एक्सरसाइज कर दिया तो लाइफ टाइम में एप्लीकेबल ही रहेगा जब तक आप इसकी कोई कंडीशंस नहीं तोड़ते। वेयर अ पर्सन हैज एक्सरसाइज द ऑप्शन द प्रोविजन ऑफ जेबी इज नॉट एप्लीकेबल, मतलब मैट की प्रोविजन आपको एप्लीकेबल नहीं होगी। अगर आप बोलते हो कि कोई एक कंडीशन है जो मैं फुलफिल नहीं कर पा रहा हूं, कुछ डिफिकल्टी आ रही है, तो आप सीबीडीटी को लेटर लिख सकते हो एंड यू मे टेक द रिलैक्सेशन फ्रॉम द सीबीडीटी। तो वो सारी बातें वहां पे लिखी गई है। चलो इसका कोई प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है।
आर्म्स लेंथ प्राइस के ऊपर 100 एंड आर्म्स लेंथ प्राइस, इसको इंटरनेशनल टैक्सेशन से भी लिंक किया गया है। ये हम तभी बात करेंगे जब हम 92 BA में जाएंगे, तो ये पॉइंट भी आप अभी पेंडिंग रखो। ये इंटरनेशनल ट्रांसफर प्राइसिंग में हम पढ़ेंगे ये वाला पॉइंट। आप यहाँ पे ट्रांसफर प्राइसिंग लिख के छोड़ सकते हो। इतना हो गया था 115 BBD, ये तो हमने पहले ही पढ़ लिया था। आपको पता है टैक्स ऑन डिविडेंड IFOS में पढ़ा था हमने कि अगर आप फॉरेन कंपनी में से, अगर आप किसी फॉरेन कंपनी में 26% से ज्यादा होल्ड करते हो तो आपका डिविडेंड टैक्सेबल होता है एट द रेट ऑफ 15%। तो ये तो बात हमारी पहले भी हो गई थी। अब नेक्स्ट लेक्चर में एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आया है यहाँ पे, इलस्ट्रेशन 1, इसको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आप लोग एक ब्रेक ले लो 5-6 मिनट का, और प्लीज ज्वाइन मी एट 7:40 पे प्लीज ज्वाइन करो। अगर किसी को डाउट है कुछ तो पूछो।